दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू ट्रेन ड्रैगन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि अब एक्शन वर्जन के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। फाइनली हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। तो आज इसी पर बात होगी, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे और उसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूँ। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2025 की अमेरिकी फंतासी फिल्म है, जिसका सनिर्माण, लेखन और निर्देशन डीन डेब्लॉइस ने किया है। यह ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित 2010 में आई इसी नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रीमेक है, जो खुद क्रेसिडा काउल के 2003 में आए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में मेसन थेम्स, निको पार्कर, निक फ्रॉस्ट, जूलियन डेनिसन, गैब्रियल हॉवेल, ब्रॉनविन जेम्स, एरी ट्रेवाल्डविन, रूथ कॉर्ड, पीटर सेराफिनोविच और मरे मैकार्थर ने अभिनय किया है, जबकि जेरार्ड बटलर ने एनिमेटेड फिल्मों में स्टोइक द वास्ट की अपनी भूमिका दोहराई है। यह ड्रीमवर्क्स एनिमेशन का पहला लाइव एक्शन प्रोडक्शन होने के साथ साथ इसका पहला रीमेक प्रोडक्शन भी है। फरवरी 2023 में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक की योजना की घोषणा की गई, जिसमें डेब्लॉइस एनिमेटेड फिल्म त्रयी का नेतृत्व करने के बाद लेखन, निर्देशन और निर्माण के लिए वापस लौटे। जॉन पॉवेल, जिन्होंने त्रयी पर भी काम किया था, फिल्म के लिए स्कोर बनाने के लिए भी वापस लौटे। थेम्स और पार्कर मई 2023 तक कलाकारों में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में अतिरिक्त कलाकारों का खुलासा हुआ। उस महीने के अंत में बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में फिल्मांकन शुरू हुआ और मई में समाप्त हुआ। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का प्रीमियर 2 अप्रैल 2025 को सिनेमाकॉन में होगा और इसे 13 जून को यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया जाना है। इसका सीक्वल 11 जून 2027 को रिलीज होने वाला है। 2. आधार: बर्ग के बीहर द्वीप पर, जहां वाइकिंग्स और ड्रैगन पीढ़ियों से कट्टर दुश्मन रहे हैं। हिकअप हॉरेंडस है एडॉक 3, चीफ स्टोइक द वेस्ट का आविष्कारशील लेकिन अनदेखा बेटा, सदियों से चली आ रही पारंपरिक ड्रैगनराई प्रथा को चुनौती देता है जब वह टूथलेस, एक खतरनाक नाइट फ्यूरी ड्रैगन से दोस्ती करता है। उनका अप्रत्याशित बंधन ड्रैगन की असली प्रकृति को उजागर करता है, जो वाइकिंग समाज की नींव को चुनौती देता है। यूनिवर्सल पिक्चर्स 3. ढालना: मेसन थेम्स हिचकी हॉरेंडस है एडॉक 3 के रूप में स्टोइक द वास्ट का अजीब बेटा। 4. निको पार्कर एस्ट्रिड हॉफरसन के रूप में हिचकी की प्रेमिका और ड्रैगन फाइटिंग प्रशिक्षण में सहपाठी। 4. जेरार्ड बटलर स्टोइक द वास्ट के रूप में बर्ग के सरदार और हिचकी के पिता। बटलर ने एनिमेटेड फिल्मों से अपनी भूमिका को दोहराया। 5. निक फ्रॉस्ट, गॉबर द बेल्च, बर्ग का लोहार, स्टोइक का करीबी दोस्त और जनजाति के युवा ड्रैगनराकू रंगरूटों का शिक्षक। 6. जूलियन डेनिसन फिशलेग्स इंगरमैन के रूप में हिचकी के सबसे अच्छे दोस्त। 7. गैब्रियल हॉवेल स्नोक्लाउड जॉर्गेंसन के रूप में हिचकी के प्रतिद्वंद्वी। 7. रफंट थॉर्स्टन, टफंट की जुड़वां बहन के रूप में ब्रॉनविन जेम्स। 7. एरी ट्रेवाल्डविन टफंट थोरस्टन के रूप में रफंट के जुड़वां भाई। 7. रूथ कॉर्ड फ्लेग्मा के रूप में वाइकिंग गांव की एक सदस्य। 8. इसके अतिरिक्त पीटर सेराफिनोविच और मरे मैकार्थर को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 9. उत्पादन विकास: फरवरी 2023 में यह बताया गया कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की 2010 की हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म का एक लाइव एक्शन रूपांतरण, जो कि क्रेसिडा काउल की इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित थी, यूनिवर्सल पिक्चर्स में विकास में थी, जिसमें डीन डेब्लॉइस पहले एनिमेटेड प्रविष्टियों को लिखने और निर्देशित करने के बाद फिल्म का निर्देशन, लेखन और निर्माण कर रहे थे और मार्क प्लैट और एडम सीगल सह-निर्माता के रूप में शामिल हुए। 10. डेब्लॉइस ने केवल इस शर्त पर अनुकूलन का निर्देशन करना स्वीकार किया कि उनके पास पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण होगा। 11. उसी महीने जॉन पॉवेल ने खुलासा किया कि वह फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले मूल फिल्म और इसके सीक्वल के लिए संगीत दिया था। 12. नवंबर 2024। ढलाई: मई 2023 में यह घोषणा की गई कि मेसन थेम्स और निको पार्कर को क्रमशः हिचकी और एस्ट्रिड के रूप में अभिनय करने के लिए चुना गया था। 4. पार्कर ने पहले डिज्नी की डम्बो के टिम बर्टन के लाइव एक्शन रीमेक में एक भूमिका निभाई थी। 14. जनवरी 2024 में जेरार्ड बटलर को एनिमेटेड फिल्मों से स्टोइक द वास्ट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए चुना गया। 5.
निक फ्रॉस्ट, जूलियन डेनिसन, गैब्रियल हॉवेल, ब्रॉनविन जेम्स और हैरी ट्रेवाल्डविन उसी महीने बाद में कलाकारों में शामिल हुए जिन्हें क्रमशः गोबर, फिश लेग्स, स्नोट्लाउट, रफंट और टफंट की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 6-7 मार्च में रूथ कॉर फ्लेगमा को चित्रित करते हुए फिल्म के कलाकारों में शामिल हुईं। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से जुलाई 2023 में बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में शुरू होने वाली थी, इससे पहले कि इसे 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण स्थगित कर दिया गया। 15-16 हड़ताल समाप्त होने के बाद स्क्रीन टेस्ट दिसंबर 2023 के लिए निर्धारित किए गए थे। जनवरी 2024 के मध्य से अंत तक उत्पादन शुरू करने की योजना थी। 16 फिल्मांकन 15 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 16 मई को पूरा हुआ। 17, 18, 19 बिल पोप ने छायाकार के रूप में काम किया। 20 उत्पादन व्यावहारिक सेटों के भारी उपयोग के साथ किया गया था और IMAX प्रारूप को ध्यान में रखकर फिल्माया गया था। मूल फिल्म के कई दृश्यों को लाइव एक्शन रूप में शॉट द शॉट फिर से बनाया गया था, विशेष रूप से हिचकी की टूथलेस के साथ पहली मुठभेड़। 21 डाक उत्पादन फ्रेमस्टोर और DNEG फिल्म के दृश्य प्रभाव प्रदान करेंगे। 22-23 क्रिश्चियन मैन्स प्रोडक्शन VFX पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। 24 मुक्त करना हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का विश्व प्रीमियर 2 अप्रैल 2025 को लास वेगास के कैसर पैलेस में कोलोसियम के अंदर सिनेमाकॉन में हुआ, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स की 2025 की नाट्य स्लेट की प्रस्तुति का हिस्सा था। घोषणा पर यूनिवर्सल के घरेलू नाट्य वितरण के अध्यक्ष जिम ऑर ने टिप्पणी की, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ब्लॉकबस्टर एक्शन, लुभावने दृश्यों और भावनात्मक कहानी का सही मिश्रण प्रस्तुत करता है जो अंतिम नाट्य अनुभव को परिभाषित करता है। हम इस फिल्म को सबसे पहले अपने प्रदर्शनी भागीदारों के साथ साझा करने के लिए रोमांचित हैं, क्योंकि वे इस असाधारण रोमांच को इस गर्मी में दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। 25 फिल्म का न्यूयॉर्क प्रीमियर जून 2025 में 2025 ट्रिबेका फेस्टिवल में होगा। 26 यह फिल्म यूनिवर्सल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, जिसमें रियली 3D, IMAX, 4DX, ScreenX और D-Box शामिल हैं। 27 इसे पहले 14 मार्च 2025 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 10 लेकिन 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक विलंबित कर दिया गया। 27 विपणन फिल्म का पहला लुक 15 नवंबर 2024 को एम्पायर के 2025 प्रीव्यू में सामने आया था, जो कि विकेड की थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के सामने पहला टीजर ट्रेलर रिलीज होने से पहले था। 28 बाद में ट्रेलर को 19 नवंबर को ऑनलाइन रिलीज किया गया। इसके बाद एक फीचर ने कहानी को लाइव एक्शन माध्यम में अनुवाद करने में डीन डेब्लॉइस के विजन का परिचय दिया। 29 कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के शो से जुड़ने से पहले 12 फरवरी 2025 को आधिकारिक ट्रेलर रिलीज होने से पहले 9 फरवरी 2025 को सुपर बाउल LIX के दौरान फिल्म का एक नया रूप प्रसारित किया गया। 30-31 परिणाम 2 अप्रैल 2025 को सिनेमाकॉन में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि मूल एनिमेटेड त्रयी की दूसरी फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 2014 का लाइव एक्शन रीमेक विकास में था। इसे 11 जून 2027 को रिलीज किया जाना है। निर्देशक डीन डेब्लॉइस, पटकथा डीन डेब्लॉइस पर आधारित क्रेसिडा कोवेल द्वारा हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द्वारा उत्पादित। मार्क प्लैट, डीन डेब्लॉइस, एडम सीगल, अभिनीत मेसन टेम्स, निको पार्कर, जेरार्ड बटलर, टिक फ्रॉस्ट, जूलियन डेनिसन, गैब्रियल हॉवेल, ब्रॉनविन जेम्स, हैरी ट्रेवाल्डविन, रूथ कॉर, पीटर सेराफिनोविच, मरे मैकार्थर। छायांकन बिल पोप द्वारा संपादित व्याट स्मिथ। संगीत जॉन पॉवेल। उत्पादन कंपनियां ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, मार्क प्लैट प्रोडक्शंस द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज की तारीखें 2 अप्रैल 2025 सिनेमाकॉन, 13 जून 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 125 मिनट। 1 देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। डीन एलन डेब्लॉइस 1
बटा डी BLW बटा डी बिलवाह 2, जन्म 7 जून 1970, 3, एक कनाडाई फिल्म निर्माता और लेखक हैं। उन्हें वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो क्रिस सैंडर्स के साथ के लिए ऑस्कर नामांकित एनिमेटेड फीचर फिल्म लिलो एंड स्टिच, ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लिए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म ट्रायोलॉजी, सैंडर्स के साथ पहली फिल्म, और आइसलैंडिक बैंड सिगुर रोस के बारे में डॉक्यूमेंट्री हेमा का निर्देशन करने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। डेब्लॉयस का जन्म और पालन पोषण आयलमर, क्यूबेक, कनाडा में हुआ था। 4, एक लड़के के रूप में उन्हें कॉमिक पुस्तकों में रुचि थी, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि इसने उनकी ड्राइंग क्षमता, कल्पना और कहानी कहने को प्रभावित किया। गरीबी में पले बढ़े, वह सप्ताहांत में पास की एक धूम्रपान की दुकान पर जाते थे, जहां मालिक उन्हें मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने देता था। उन्हें याद करके वह घर गया और चित्र बनाए। 5, डेब्लॉयस ने डार्सी मैगी हाई स्कूल में पढ़ाई की। आजीविका। डेब्लॉयस ने अपना करियर ओटावा, ओंटारियो में हिंटन एनिमेशन स्टूडियो लेसवुड प्रोडक्शंस के लिए सहायक एनिमेटर और लेआउट कलाकार के रूप में शुरू किया, जबकि साथ ही ओकविले, ओंटारियो में शेरिडन कॉलेज के 3 साल के क्लासिकल एनिमेशन प्रोग्राम में भाग लिया। 1988 से 1990 तक डेब्लॉयस ने द रैकून्स टीवी सीरीज, द टेडी बियर पिकनिक टीवी स्पेशल और द नटक्रैकर प्रिंस फीचर एनिमेटेड फिल्म जैसे प्रोडक्शन में योगदान दिया। 1990 में शेरिडन कॉलेज से स्नातक होने के बाद डेब्लॉयस को आयरलैंड के डबलिन में सुलिवन ब्लूथ स्टूडियो द्वारा काम पर रखा गया। वहां उन्होंने डॉन ब्लूथ के लिए एक लेआउट कलाकार, चरित्र डिजाइनर और स्टोरीबोर्ड सहायक के रूप में काम किया, जैसे कि ए ट्रोल इन सेंट्रल पार्क और थम्बेलिना जैसी फीचर एनिमेटेड फिल्मों में। 1994 में डेब्लॉयस ने वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के लिए स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम शुरू करने के लिए डबलिन को लॉस एंजल्स छोड़ दिया, जहां उन्होंने अपने लगातार सहयोगी क्रिस सैंडर्स के साथ मुलान पर कहानी के प्रमुख के रूप में काम किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने लिलो और स्टिच बनाने के लिए फिर से टीम बनाई। 2002 में रिलीज होने के बाद डेब्लॉयस ने कई मूल लाइव एक्शन फीचर फिल्म प्रोजेक्ट्स को लिखने, निर्देशित करने और निर्माण करने के लिए बेचा, जिसमें द बैंशी और फिन मैगी नामक एक आयरिश भूत की कहानी, 6, 1, द लाइटहाउस नामक एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, 7 और साइटिंग्स नामक एक पारिवारिक साहसिक श्रृंखला, 8 शामिल थी, जिन्हें क्रमशः वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, टचस्टोन पिक्चर्स और यूनिवर्सल स्टूडियो में चुना गया था। डेब्लॉयस की फीचरलेंथ संगीत वृत्तचित्र फिल्म हेमा आइसलैंड के सिगुर रोस के घर वापसी संगीत कार्यक्रम का वृत्तांत है। अक्टूबर 2008 में डेब्लॉयस ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की तत्कालीन मुश्किलों से जूझ रही फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का सहलेखन और संनिर्देशन करने के लिए फीचर एनिमेशन में वापसी की, एक बार फिर सैंडर्स के साथ मिलकर काम किया। इस जोड़ी ने फिल्म की कहानी को फिर से परिभाषित किया और मार्च 2010 में रिलीज होने तक इसके निर्माण को आगे बढ़ाया। परिणामस्वरूप बनी यह फिल्म श्रेक फ्रेंचाइज के बाहर उत्तरी अमेरिका में स्टूडियो की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 9, उसी समय के दौरान डेब्लॉयस ने सिगुर रोस के फ्रंटमैन जोन्सी के लिए एक और फीचरलेंथ संगीत फिल्म का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक था गो क्वाइट। साथ ही जोन्सी लाइव एट द विल्टर्न नामक एक फीचरलेंथ कॉन्सर्ट फिल्म का भी निर्देशन किया। डेब्लॉयस ने फंतासी बटा एक्शन फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 लिखी और निर्देशित की, जो मूल फिल्म का सीक्वल है, जिसे 13 जून 2014 को रिलीज किया गया। इसके बाद 22 फरवरी 2019 को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड रिलीज हुई। 23 सितंबर 2019 को डेब्लॉयस को माइक्रोनॉट्स के एक फिल्म रूपांतरण को लिखने और निर्देशित करने के लिए जोड़ा गया था। 10 फरवरी 2023 में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रूपांतरण की घोषणा की गई। क्रेसिडा कोवेल MBFRSL नीहरे, जन्म 15 अप्रैल 1966, एक ब्रिटिश लेखिका हैं। वह पुस्तक श्रृंखला हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जो बाद में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा अनुकूलित एक मीडिया फ्रेंचाइजी बन गई। 2015 तक श्रृंखला ने दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं। 3 अपने अन्य प्रकाशनों के अलावा कोवेल एमिली ब्राउन कहानियों की चल रही श्रृंखला में चित्रकार नील लेटन 4 के साथ काम करती हैं। श्रृंखला की पहली कहानी दैट रैबिट बिलोंग्स टू एमिली ब्राउन ने नेस्ले चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता। व्यक्तिगत जीवन।
माननीय क्रेसिडा कोवेल का जन्म 15 अप्रैल 1966 को लंदन में हुआ था। वह माइकल हरे, द्वितीय विस्काउंट ब्लैकेनहम की बेटी हैं। उनके चाचा पूर्व अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्टीफन ब्रेयर हैं। एक बच्चे के रूप में कोवेल ने बताया कि वह लंदन में और स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर एक छोटे निर्जन द्वीप पर पली बढ़ी। 5 और यह गर्मियों के दौरान इनर हेब्राइड्स पर बिताया गया था। 6 जहां उसने पहली बार अपने लेखन और ड्राइंग कौशल को विकसित करना शुरू किया। मैंने बचपन में स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर एक छोटे से निर्जन द्वीप पर बहुत समय बिताया। जब मैं 8 साल का था तब मेरे परिवार ने द्वीप पर एक छोटा सा पत्थर का घर बना लिया था और नाव के साथ हम पूरे गर्मियों के लिए परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन के लिए मछली पकड़ सकते थे। 7 तब से हर साल हम गर्मियों के 4 सप्ताह और वसंत के 2 सप्ताह द्वीप पर बिताते थे। घर मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाता था और वहाँ कोई टेलीफोन या टेलीविजन नहीं था, इसलिए मैंने बहुत समय चित्र बनाने और कहानियां लिखने में बिताया। 8 कोवेल ने केबल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की जहां उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया और उन्होंने सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट और ब्राइटन यूनिवर्सिटी में भी भाग लिया जहां उन्होंने चित्रण सीखा। उन्होंने मार्लबोरो कॉलेज 1982 से 84 में अध्ययन किया। 9, 10, 11 क्रेसिडा कोवेल वर्तमान में लंदन में रहती हैं। 12 अपने पति साइमन, जो इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रन अलायंस के पूर्व निदेशक और अंतरिम सीईओ हैं, बेटियों मैसी और क्लेमेंटाइन और बेटे अलेक्जेंडर के साथ। मार्क ई प्लैट, जन्म 14 अप्रैल 1957, एक अमेरिकी निर्माता है जिन्होंने फिल्म, थिएटर और टेलीविजन में काम किया है। उन्हें 3 टोनी पुरस्कार, 2 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार और 1 बाफ्टा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। साथ ही 4 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकन भी मिला है। प्रारंभिक जीवन। प्लैट का जन्म और पालनपोषण मैरीलैंड के पिक्सविले में एक रूढ़िवादी यहूदी घर 1, 2, 3 में हुआ था। वे सू एलेन नी सेजिन के बेटे थे, जो एक स्कूल शिक्षिका थीं, और हॉवर्ड प्लैट, जो खुदरा जूता व्यवसाय में काम करते थे। 4 उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। 4 उन्होंने 1975 में पिक्सविले हाई स्कूल और 1979 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ग्ली क्लब के सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से जूरिस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और एक मनोरंजन वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। 5 आजीविका। मार्क प्लैट प्रोडक्शंस 2005 से इस्तेमाल किया जा रहा लोगो। उद्योग फिल्म निर्माण, टेलीविजन, स्टेज। स्थापित 2001। संस्थापक मार्क प्लैट। मुख्यालय यूनिवर्सल सिटी, कैलिफोर्निया, हम। प्रमुख लोगो मार्क प्लैट, प्रधानाचार्य एडम सीगल, अध्यक्ष। वेबसाइट markplattproductions.com। फिल्म में आने से पहले प्लैट ने थिएटर में निर्माण करना शुरू किया। प्लैट ICM इंटरनेशनल क्रिएटिव मैनेजमेंट के सुपरिटेंडेंट सैम कोहन के लिए व्यवसाय मामलों के वकील थे, जिन्होंने मनोरंजन संपर्कों की आवश्यक नींव रखी। वह 33 साल के थे जब उन्होंने ओरियन पिक्चर्स में माइक मेडावॉय की जगह प्रोडक्शन चीफ के रूप में काम किया। ओरियन के बाद 6 उन्होंने 2 और मूवी स्टूडियो के लिए प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ट्राइस्टार पिक्चर्स और यूनिवर्सल स्टूडियो। प्लैट ने तब से यूनिवर्सल दायरे में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी मार्क प्लैट प्रोडक्शंस बनाई है और रचनात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। उनकी कंपनी लीगली ब्लोंड फिल्मों और HBO मिनी सीरीज एम्पायर फॉल्स के लिए जिम्मेदार है। 7 प्लैट ने 1987 की कॉमेडी कैंपस मैन से शुरू होकर कई तरह की फीचर फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्मों में लीगली ब्लोंड 2001, वांटेड 2008, रेचल गेटिंग मैरिड 2008, 9 2009, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010, ड्राइव 2011, द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 और क्रूएला 2021 शामिल हैं। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की कोल्ड वॉर ड्रामा ब्रिज ऑफ स्पाइज 2015, डेमियन चेजेल की म्यूजिकल ला ला लैंड 2016
और आरोन सॉर्किन की लीगल ड्रामा द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, 2020 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का भी निर्माण किया, जिनमें से सभी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। वह 2 भाग वाली डॉक्यूड्रामा द पाथ टू 9/11 के कार्यकारी निर्माता थे, जिसे 10 और 11 सितंबर 2006 को 9/11 की 5वीं वर्षगांठ पर एबीसी पर दिखाया गया था। यह फिल्म विवादास्पद थी और इसमें राजनीतिक एजेंडा होने और 11 सितंबर 2001 के हमलों से पहले की घटनाओं को काल्पनिक बनाने का आरोप लगाया गया था, विशेष रूप से क्लिंटन प्रशासन से जुड़ी घटनाओं को। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ मिलकर स्टूडियो के लिए इनटू द वुड्स 2014, मैरी पॉपिंस रिटर्न्स 2018, अलादीन 2019, एक कार्यकारी निर्माता के रूप में द लिटिल मरमेड 2023 और स्नो व्हाइट 2025 के साथ-साथ यूनिवर्सल की विकेड फिल्मों 2024 से 2025 सहित कई संगीत का निर्माण किया। 2021 में उन्होंने संगीत में डियर इवान है एनसेन 2021 का एक फिल्म रूपांतरण बनाया, जिसमें उनके बेटे बेन प्लेट का प्रमुख प्रदर्शन था, जिन्होंने ब्रॉडवे पर शीर्षक भूमिका की शुरुआत की थी। हालांकि इस कास्टिंग ने उनके खिलाफ भाईभतीजावाद के आरोपों को जन्म दिया, क्योंकि 27 साल की उम्र में बेन ने फिल्म में किशोर शीर्षक चरित्र के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 2016 जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार लाइव इन कॉन्सर्ट 2018 और रेंट लाइव 2019 के साथ-साथ HBO प्रोजेक्ट्स एम्पायर फॉल्स 2005 और ओस्लो 2021। प्लेट ने ब्रॉडवे स्टेज पर कई प्रस्तुतियों का निर्माण किया है, जिसमें उनका पहला आधिकारिक श्रेय विकेड था, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए अपना पहला टोनी पुरस्कार नामांकन दिलाया। उन्हें 2009 में पाल जॉय के लिए एक संगीत के सर्वश्रेष्ठ पुनरुद्धार के लिए टोनी पुरस्कार और 2017 में इंडिसेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने 2018 में द बैंड्स विजिट और 2022 में ए स्ट्रेंज लूप के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए टोनी पुरस्कार जीता। 10 वह ला ला लैंड के आगामी मंच रूपांतरण का भी निर्माण करेंगे। 11 व्यक्तिगत जीवन प्लेट और उनकी पत्नी जूली नी बेरेन भी पेन ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं। 12 लॉस एंजल्स क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने कैंपस में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स रिहर्सल और परफॉर्मेंस स्पेस प्लेट स्टूडेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स हाउस के निर्माण को वित्तपोषित किया। प्लेट पेन ग्ली क्लब के पूर्व छात्र और समर्थक हैं। उनकी कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से हर साल कम से कम एक पेन स्टूडेंट इंटर्न लिया है। 13 प्लेट्स के 5 बच्चे हैं, जिनमें अभिनेता और गायक बेन प्लेट भी शामिल हैं। मेसन थेम्स बटात EMZ/2 जन्म 10 जुलाई 2007 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन 2021 में मुख्य भूमिका निभाई। 3 आजीविका टेम्स को 2019 में एप्पल टीवी प्लस सीरीज फॉर ऑल मैनकाइंड के पहले सीजन के 3 एपिसोड में दिखाया गया था। 4 उद्धरण आवश्यक टेम्स ने स्कॉट डेरिक्सन की हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन 2021 में मुख्य भूमिका निभाई। 5 एथन हॉक के साथ। 6-7 इस भूमिका ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और फिल्म को आम तौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 8 सैकड़ों अन्य आवेदकों में से टेम्स को कास्ट करने पर डेरिक्सन ने कहा कि उनके पास एक उपहार है जो बहुत कम अभिनेताओं, यहां तक कि वयस्क पेशेवर अभिनेताओं के पास भी है, जो कि सच्चाई और भावनात्मक रूप से हर पल को एक बार में एक शॉट बिना ओवरएक्टिंग के संसाधित करने की क्षमता है। यह उनकी आंखों में और उनके चेहरे में है, और ईमानदार, वास्तविक तरीके से ऐसा करने की उनकी क्षमता कुछ ऐसी है जिसे आप सिखा नहीं सकते। 9 वह सीक्वल में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं। 10 उन्होंने वॉकर के पहले 2 सीजन में एक यंग वॉकर की भूमिका भी निभाई। 11-12 उन्होंने कॉमेडी फिल्म इनकमिंग 2024 में अभिनय किया। 13 थेम्स ने डेविड हेनरी की स्वतंत्र फिल्म मॉन्स्टर समर में मेल गिब्सन के साथ अभिनय किया। 14 उन्होंने मीडिया फ्रेंचाइजी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण के लिए एक प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। निको पार्कर जन्म 9 दिसंबर 2004 एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री थांडीवे न्यूटन और फिल्म निर्माता ओल पार्कर की बेटी
उन्होंने फंतासी फिल्म डम्बो 2019 में एक प्रमुख भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने एचबीओ सीरीज द लास्ट ऑफ अस 2023 के पहले सीजन में सारा मिलर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। लंदन में जन्मी, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक ओल पार्कर और अभिनेत्री थांडीवे न्यूटन के घर पार्कर केंसल राइज, उत्तर पश्चिमी लंदन से हैं। उनकी एक बड़ी बहन रिप्ले और एक छोटा भाई बुकर है। 2. अपनी नानी न्याशा के माध्यम से पार्कर ने आदिवासी प्रमुखों की जिम्बाब्वे की एक पंक्ति से वंश का दावा किया है। 3. आजीविका। पार्कर ने टिम बर्टन द्वारा निर्देशित 2019 की फिल्म डम्बो में मिली फारियर के रूप में अपना फिल्मी डेब्यू किया। अपने प्रदर्शन के लिए मिश्रित सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत प्राप्त करने के बावजूद भूमिका ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। 4-5 इसके बाद उन्होंने एचबीओ मिनिस्ट्रीज द थर्ड डे 2020-6 में नाओमी हैरिस और जूड लॉ के साथ अभिनय किया और साइंस फिक्शन फिल्म रेमिनिसेंस 2021 में अपनी मां के साथ जो के रूप में दिखाई दी। 7-8 2023 में पार्कर ने द लास्ट ऑफ अस के एचबीओ रूपांतरण के पहले एपिसोड में सारा मिलर की भूमिका निभाई। 9 आलोचकों ने नोट किया कि एपिसोड उनके प्यारे योगदान से बहुत लाभान्वित होता है। 10 द मैरी सू के लिए एक समीक्षा में राहेल लीशमैन ने पार्कर की कास्टिंग को शानदार कहा, यह पार्कर का इतना अच्छा प्रदर्शन है जो पास्कल के जोएल की ऊर्जा से इस तरह मेल खाता है कि मुझे लगता है कि कई लोग निको पार्कर के चरित्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। 11 पार्कर को टैटलर द्वारा 2023 ब्राइट यंग थिंग नामित किया गया था। 12 2024 में वह संकोस्ट में दिखाई दी। 13, 14, 15 उन्होंने 2024 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। 16 सितंबर 2024 में पार्कर को लैंकोमे के सबसे नए और सबसे कम उम्र के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया। 17 2025 में पार्कर ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय। 18 हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक 19 और पोएटिक लाइसेंस में दिखाई दिए। जेरार्ड जेम्स बटलर जन्म 13 नवंबर 1969 एक स्कॉटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में मिसेस ब्राउन 1997, जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइस 1997 और टेल ऑफ द ममी 1998 जैसी प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाओं के साथ अभिनय की ओर रुख किया। 2000 में उन्होंने गॉथिक हॉरर फिल्म ड्रैकुला 2000 में काउंट ड्रैकुला के रूप में अभिनय किया। उन्होंने मिनी सीरीज अट्टिला 2001 में अट्टिला द हुन की भूमिका निभाई। फिर साइंस फिक्शन फिल्म टाइमलाइन 2003 में अभिनय करने से पहले रीगन ऑफ फायर 2002 और लारा क्रॉफ्ट टॉम ब्रेडर द क्रेडल ऑफ लाइफ 2003 फिल्मों में दिखाई दिए। बटलर को जैक स्नाइडर की फंतासी युद्ध फिल्म 300 2007 में किंग लियोनिदास के चित्रण के लिए व्यापक मान्यता मिली। 2010 में उन्होंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रेंचाइजी के लिए अपनी आवाज देना शुरू किया। इसके अलावा 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन थ्रिलर है फॉलन फिल्म श्रृंखला में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की भूमिका निभाई। ने 2011 की फिल्म कोरियोलेनस में सैन्य नेता टुल्लस ऑफिडियस और 2011 की एक्शन बायोपिक मशीन गन प्रीचर में सैम चाइल्डर्स की भूमिका निभाई। बटलर ने जियोस्टॉर्म 2017, डेन ऑफ थीव्स 2018, ग्रीनलैंड 2020 और प्लेन 2023 में और भी एक्शन फिल्म भूमिकाएं की। प्रारंभिक जीवन। जेरार्ड जेम्स बटलर 2 का जन्म स्कॉटलैंड के पैसले में 13 नवंबर 1969 को हुआ था, जो मार्गरेट और बुकमेकर एडवर्ड बटलर के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। 4, 5, 6 उनका परिवार, जो कैथोलिक है, आयरिश वंश का है। 7, 8 जब वह 6 महीने का था तब उसका परिवार मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा चला गया। 9, 10 एक साल बाद जब उसके माता पिता की शादी टूट गई तो उसकी मां ने मॉन्ट्रियल छोड़ दिया और बटलर के साथ स्कॉटलैंड लौट आई। 11 बटलर पैसले में सेंट मिरिन और सेंट मार्गरेट हाई स्कूल में हेड बॉय थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कूल ऑफ लॉ में जगह हासिल की। 12, 13
किशोरावस्था में उन्होंने स्कॉटिश यूथ थिएटर में भी भाग लिया। उन्होंने अपने पिता को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह 16 साल के नहीं हो गए, जब एडवर्ड बटलर ने उन्हें ग्लासगो के एक रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद बटलर घंटों रोए और बाद में याद किया, उस भावना ने मुझे दिखाया कि आपके इस शरीर में कितना दर्द हो सकता है, दर्द और दुख जिसके बारे में आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह बाहर न निकल जाए। 11 एक छात्र के रूप में वे विश्वविद्यालय कानून सोसाइटी के अध्यक्ष थे। 14 एक ऐसा पद जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने किसी तरह से अपना रास्ता बनाया। 3 जब बटलर 22 वर्ष के थे तब उनके पिता को कैंसर का पता चला और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन में इस अवधि के बारे में कहा, एक 16 वर्षीय व्यक्ति से जो जीवन को समझने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, एक 22 वर्षीय व्यक्ति बन गया जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह अपनी नींद में मर जाएगा। 15 लॉ स्कूल के अपने अंतिम वर्ष से पहले बटलर ने कैलिफोर्निया में रहने के लिए 1 साल की छुट्टी ली, ज्यादातर वेनिस बीच में, जहां उन्होंने अलग अलग नौकरियां कीं, अक्सर यात्रा की और, वे कहते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। एक बार उन्हें शराब से संबंधित अव्यवस्थित आचरण के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस वर्ष के दौरान अपने व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्होंने याद किया, मैं नियंत्रण से बाहर था और इसे इस विचार के साथ उचित ठहराता था कि मैं युवा हूँ, यही जीवन है, यह मैं बस शोर मचा रहा हूँ। अमेरिका में अपने समय की छुट्टी के बाद वे लॉ स्कूल में अपना अंतिम वर्ष पूरा करने के लिए स्कॉटलैंड लौट आए। 3 बचपन में उनके कान की सर्जरी हुई थी जिसके कारण उनका कान क्षतिग्रस्त हो गया। वह अभी भी टिनिटस से पीड़ित हैं और उनके दाहिने कान में सुनने की क्षमता कम हो गई है। 16 आजीविका, कानूनी कैरियर और प्रारंभिक अभिनय कैरियर। स्नातक होने के बाद उन्होंने एडिनबर्ग लॉ फर्म में प्रशिक्षु वकील के रूप में पदभार ग्रहण किया। हालांकि वे देर रात तक शराब पीते रहे और अक्सर काम से चूक जाते थे। वकील बनने के योग्य होने से 1 सप्ताह पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 25 वर्ष की आयु में और एक अयोग्य वकील के रूप में वे प्रसिद्ध होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने स्वीकार किया, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं वास्तव में सही कारणों से इसमें था। मैं प्रसिद्ध होना बहुत चाहता था। 11 शुरुआत में कोई भी अभिनय भूमिका पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने वेटर, टेलीमार्केटर और मेलों में खिलौना प्रदर्शनकर्ता सहित कई तरह की नौकरियों में काम किया। लंदन में वह स्कॉटिश यूथ थिएटर में अपने किशोरावस्था के दिनों के एक पुराने दोस्त से मिले जो अब लंदन के कास्टिंग डायरेक्टर थे। उस समय वह उसका प्रेमी और उसका सहायक था। वह उसे स्टीवन बरकॉफ के नाटक कोरियोलेनस के ऑडिशन के लिए ले गई। 14 निर्देशक ने बटलर के ऑडिशन के बारे में कहा, जब वह पढ़ता था तो उसमें इतनी जोश और उत्साह होता था, इतना कि यह अन्य अभिनेताओं को सुस्त बना देता था कि मैंने उसे कलाकारों की टुकड़ी में शामिल करने का फैसला किया। 15 तब 27 साल की उम्र में बटलर को अपना पहला पेशेवर अभिनय कार्य मिला। 1 साल से भी कम समय बाद उन्होंने एडिनबर्ग फेस्टिवल में ट्रेनस्पॉटिंग के थिएटर रूपांतरण में एक भूमिका जीती। 30 साल की उम्र में उन्होंने लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने ड्रैकुला 2000, टॉम ब्रेडर 2, डियर फ्रैंकी और फैंटम ऑफ द ओपेरा में भूमिकाएं जीतीं। 15 अभिनय कैरियर। 2011 बर्लिन फिल्म महोत्सव में बटलर। लंदन में बटलर ने कई तरह के अजीबोगरीब काम किए जब तक कि उन्हें अभिनेता और निर्देशक स्टीवन बरकॉफ, जो बाद में एटिला 2001 में उनके साथ दिखाई दिए, ने कोरियोलेनस के एक स्टेज प्रोडक्शन में कास्ट नहीं किया। उन्हें ट्रेनस्पॉटिंग के स्टेज रूपांतरण में इवान मैकग्रेगर के किरदार रेंटन के रूप में कास्ट किया गया, वही नाटक जिसने उन्हें अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया था। 17 उनकी फिल्मी शुरुआत मिसेज ब्राउन 1997 में बिली कोनोली के किरदार के छोटे भाई के रूप में हुई थी। 18 उनका फिल्मी करियर छोटी भूमिकाओं के साथ जारी रहा, पहले जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइज 1997, 17 और फिर रसेल मुल्काही की टेल ऑफ द ममी 1998। 2000 में बटलर को 2 सफल भूमिकाओं में कास्ट किया गया, पहली अमेरिकी टीवी मिनी सीरीज अट्टिला 2001 में अट्टिला द हुन थी। फिल्म के निर्माता इस भूमिका के लिए किसी जाने माने अभिनेता को चाहते थे, लेकिन अंततः बटलर को चुना गया।
19 उन्हें ड्रैकुला 2000 में ड्रैकुला के रूप में कास्ट किया गया। सके बाद वह रेन ऑफ फायर 2002, 21 में क्रीडी और लारा क्रॉफ्ट, टॉम ब्रेडर, द क्रेडल ऑफ लाइफ 2003 में टेरी शेरिडन के रूप में एंजेलिना जोली के साथ दिखाई दिए। माइकल क्रिक्टन के उपन्यास टाइमलाइन 2003 के बड़े पर्दे पर रूपांतरण में आंद्रे मारेक की भूमिका में 22 बटलर ने एक पुरातत्वविद की भूमिका निभाई जिसे एक सहकर्मी को बचाने के लिए छात्रों की एक टीम के साथ समय में वापस भेजा गया था। 2003 में निर्देशक जोएल शूमाकर फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपेरा के लिए प्रमुख कास्टिंग पर फैसला कर रहे थे, जो इसी नाम के एंड्रयू लॉयर वेबर संगीत का एक फिल्म रूपांतरण था, और बटलर के बारे में सोचा जिसे उन्होंने पहले फिल्म ड्रैकुला 2000 में देखा था, शीर्षक चरित्र को निभाने के लिए। बटलर 23 इसके बाद उन्होंने शूमाकर के साथ अभिनय का ऑडिशन दिया और लॉयर वेबर के साथ गायन का ऑडिशन दिया, दोनों ही उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए। 24 फिल्म और बटलर के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली, हालांकि बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटेलाइट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण वांछित। इसके बाद की अन्य परियोजनाओं में डियर फ्रैंकी 2005, द गेम ऑफ देयर लाइव्स 2005 और ब्यूवुल्फ एंड ग्रेंडल 2005 शामिल हैं। 25 2006 में उन्होंने वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन 300 में स्पार्टन किंग लियोनिडस के रूप में अभिनय किया, जिसे अक्सर उनकी सफल भूमिका के रूप में वर्णित किया जाता है। 26 बटलर, जिन्होंने कहा कि वह फिल्म में वास्तव में मजबूत दिखना चाहते थे, फिल्म की शूटिंग से पहले 4 महीने तक उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट के साथ प्रशिक्षित हुए। 27 2007 में वे पियर्स ब्रॉसन और मारिया बेलो के साथ बटरफ्लाई ऑन ए व्हील में दिखाई दिए, जो नेटवर्क टीवी पर शैटर्ड शीर्षक के तहत प्रसारित हुआ। 28 और रोमांटिक कॉमेडी PS आई लव यू में हिलेरी स्वैंक के साथ। 29 2008 में वे निम्स आइलैंड और रॉकएनरोला में दिखाई दिए। 31 2010 में उन्होंने जेनिफर एनिस्टन के साथ एक्शन कॉमेडी द बाउंटी हंटर में अभिनय किया। 32 और 2010 की एनिमेटेड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में स्टोइक द वेस्ट के रूप में आवाज अभिनय किया। 33 2013 में बटलर 15 और 16 अक्टूबर 2010 को स्पार्टन किंग लियोनिडस के रूप में उनकी भूमिका की लोकप्रियता और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एथलेटिक कार्यक्रमों के दौरान उनकी पंक्तियों के उपयोग के कारण वे उनके मिडनाइट मैडनेस और होमकमिंग अमेरिकन फुटबॉल गेम में अतिथि थे। 34 अगस्त 2011 तक बटलर प्लेइंग फॉर कीप्स की शूटिंग के दौरान गाने लिख रहे थे और एक एल्बम रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में थे। 35 उन्होंने उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि मर्लिन मैनसन और जॉनी डेप ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर सलाह दी थी। 36 उस साल 18 दिसंबर को चेजिंग मावेरिक्स की शूटिंग के दौरान बटलर को बड़ी लहरों के नीचे खींचे जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई। 37 बटलर ने एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन 2013 में सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बैनिंग की भूमिका निभाई, जिसमें सकलाकार आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन थे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी गर्दन की 2 हड्डियां टूट गईं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उनका MRI स्कैन नहीं हुआ। 38 बटलर ने 2014 में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 में स्टोइक के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया। 2 साल बाद उन्होंने ओलंपस हैज फॉलन के सीक्वल लंदन हैज फॉलन में माइक बैनिंग के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और गॉड्स ऑफ इजिप्ट में सेट का भी चित्रण किया। 2018 के अंत में बटलर ने हंटर किलर फिल्म में वर्जीनिया श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी USS अरकांसस के पनडुब्बी कप्तान कमांडर जो ग्लास की भूमिका कोविड-19 के कारण रिलीज में देरी के बाद बटलर ने 2020 में ग्रीनलैंड में अभिनय किया। जनवरी 2024 में बटलर को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक में स्टोइक के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने की घोषणा की गई, जिसे 2025 में रिलीज किया जाना है। 39 वह 2011 से एक्टर्स ब्रांच में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। 41 व्यक्तिगत जीवन। अक्टूबर 2011 से बटलर ने अपना समय लॉस एंजल्स और ग्लासगो के बीच बांटा है। 42 2011 में
उन्हें ऑफ मेन एंड मैवरिक्स के फिल्मांकन के दौरान कैलिफोर्निया के मैवरिक्स में सर्फिंग की घटना के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया था। 43 वह स्थिर था और उस सप्ताह के अंत में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। 44 बटलर ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह अब शराब नहीं पीते हैं। 45 फरवरी 2012 में यह घोषणा की गई कि उन्होंने एक पुनर्वास सुविधा में दर्द निवारक दवाओं के दुरुपयोग के लिए उपचार का एक कोर्स पूरा कर लिया है। 46 उन्हें चिंता थी कि वह निर्धारित दर्द की दवा पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे, जो उनकी सर्फिंग दुर्घटना के बाद बढ़ गई थी। 46 2011 में बटलर ने सेल्टिक एफसी के लिए एक चैरिटी मैच में खेला, एक फुटबॉल क्लब जिसका उन्होंने बचपन से समर्थन किया है। 42 एक साल बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में सेल्टिक का प्रतिनिधित्व किया, प्लेइंग फॉर कीप्स में एक पूर्व खिलाड़ी की भूमिका निभाई। 47 वह स्कॉटलैंड रग्बी के भी समर्थक हैं और यहाँ तक कि 2023 रग्बी विश्व कप सहित पक्ष के प्रचार वीडियो में भी शामिल रहे हैं। 48 अगस्त 2013 में उन्होंने जमैका तलावाह क्रिकेट टीम में इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी, जो लिमाकोल कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का हिस्सा है। 49 उन्होंने 2010 से मैरीज मील्स चैरिटी का समर्थन किया है। 50 उन्होंने 2014 में लाइबेरिया में अंतर्राष्ट्रीय विकास चैरिटी के कार्यक्रम का दौरा किया। 52 नवंबर 2018 में बटलर का घर कैलिफोर्निया में वुल्सी फायर में नष्ट हो गया था। निकोलस जॉन फ्रॉस्ट, जन्म 28 मार्च 1972, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। वह 3 फ्लेवर्स कॉर्नेटो फिल्मों की त्रयी में दिखाई दिए हैं, जिसमें शॉन ऑफ द डेड 2004, हॉट फिज़ 2007 और द वर्ल्ड्स एंड 2013 और टेलीविजन कॉमेडी स्पेस्ड 1999 से 2001 शामिल हैं। वह जो कोनिश की फिल्म अटैक द ब्लॉक 2011 में भी दिखाई दिए। उन्होंने 2011 की फिल्म पॉल में सहाभिनय किया, जिसे उन्होंने अक्सर सहयोगी और दोस्त साइमन पेग के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने स्केच शो मैन स्ट्रोक वुमन में भी विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन फ्रॉस्ट का जन्म 28 मार्च 1972 को ग्रेटर लंदन के हॉर्नचर्च में जॉन फ्रॉस्ट और उनकी वेल्श पत्नी ट्रिसिया, मृत्यु 2005, के बेटे के रूप में हुआ था। 2 जो ऑफिस फर्नीचर डिजाइनर थे। 3-4 जब वे 10 वर्ष के थे तब उनकी बहन की 18 वर्ष की आयु में अस्थमा के दौरे से मृत्यु हो गई। 5 उन्होंने इल्फोर्ड में बील हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 जब फ्रॉस्ट 15 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का व्यवसाय विफल हो गया और उन्होंने पारिवारिक घर खो दिया। वे पड़ोसियों के साथ रहने चले गए, जहां उन्होंने अपनी मां को तनाव के कारण स्ट्रोक होते देखा। फ्रॉस्ट ने स्कूल छोड़ दिया और परिवार की मदद के लिए एक शिपिंग कंपनी में नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने इज़राइल के एक किबुत्स में 2 साल बिताए। 7 पेग और जेसिका हाइंस ने कल्ट स्लैकर कॉमेडी सीरीज स्पेस्ड में फ्रॉस्ट के लिए एक भूमिका लिखी थी, जो उस समय आंशिक रूप से पेग और फ्रॉस्ट की जीवनशैली पर आधारित थी। 5 आजीविका वह कॉर्पोरेट प्रशिक्षण वीडियो क्लिप जैसे क्रिस कार्टर एंड द कवर प्लान चैलेंज, डिक्सन सेल्स वीडियो में दिखाई दिए, इससे पहले कि उन्होंने स्पेस्ड 1999 से 2001 में टिम के सेनाप्रेमी सबसे अच्छे दोस्त माइक की भूमिका निभाई, जो 2 सीरीज के लिए चैनल 4 पर प्रसारित हुआ। 7 2001 में फ्रॉस्ट ने विक्टोरिया वुड के एकॉर्न एंटिक्स के एक एपिसोड में एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह द स्केच शो स्टोरी नामक श्रृंखला के दौरान दिखाया गया एक विशेष रूप से लिखा गया एपिसोड था, जिसे विक्टोरिया ने सुनाया था, जिसमें फ्रॉस्ट ने एक सशस्त्र डाकू की भूमिका निभाई थी जिसने एकॉर्न एंटिक्स के सबसे प्यारे चरित्र मिसेज ओवल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2002 में फ्रॉस्ट ने डेंजर 50,000 वोल्ट नामक शो लिखा और प्रस्तुत किया, जो आउटडोर उत्तरजीविता शैली का एक स्पूफ था जिसमें सैन्य विशेषज्ञ खतरनाक समस्याओं के समाधानों को सुधारने का प्रदर्शन करते हैं। उसी वर्ष फ्रॉस्ट ने मैट किंग के साथ द सोफा ऑफ टाइम का सहलेखन और अभिनय किया। 2004 में वह शॉन ऑफ द डेड में दिखाई दिए, जो साइमन पेग और स्पेस्ड के निर्देशक एडगर राइट द्वारा लिखित एक रोमांटिक ज़ोंबी कॉमेडी थी। 2005 के अंत में फ्रॉस्ट ने BBC 3 पर कॉमेडी स्केच शो मैन स्ट्रोक वुमन में अभिनय किया। 2007 की शुरुआत में एक दूसरी श्रृंखला प्रसारित हुई।
फ्रॉस्ट ने ब्रिटिश कॉमेडी लुक अराउंड यू में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो 1970/1980 के दशक की तकनीक की पैरोडी थी, जिसमें टुमारोज वर्ल्ड जैसे शो के प्रारूप की पैरोडी की गई थी। फ्रॉस्ट और पेग ग्लूसेस्टरशायर में सेट एक एक्शन और पुलिस शैली की श्रद्धांजलि हॉट फज नामक दूसरी पेगराइट फीचर फिल्म में दिखाई दिए। फ्रॉस्ट ने कांस्टेबल डैनी बटरमैन की भूमिका निभाई है, जो लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस से स्थानांतरित होने के बाद पेग के गतिशील निकोलस एंजेल के साथ साझेदारी करता है। इस जोड़ी ने अपनी स्वयं लिखित 2011 की विज्ञानकथा कॉमेडी फिल्म पॉल के लिए फिर से टीम बनाई, जिसकी कहानी एक भगोड़े एलियन के बारे में है। दोनों ने स्टीवन स्पीलबर्ग की द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न में थॉम्सन और थॉम्पसन के रूप में भी अभिनय किया। फ्रॉस्ट चैनल 4 के रियलिटी शो सुपरनानी का वर्णन करते हैं। 8. उन्होंने चैनल 4 2013 में फ्रॉस्ट ने तीसरी पेगराइट फीचर फिल्म द वर्ल्ड्स एंड में एंडी नाइटली की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने स्काई अटलांटिक कॉमेडी मिस्टर स्लोएन में इसी नाम का किरदार निभाया। 2016 में फ्रॉस्ट को एएमसी टेलीविजन सीरीज इनटू द बैडलैंड्स के दूसरे सीजन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था। 9. जनवरी 2024 में फ्रॉस्ट को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक में गोबर द बेल्ज की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। उद्धरण वांछित फ्रॉस्ट है हैरी पॉटर श्रृंखला के HBO टेलीविजन रूपांतरण में रूबस है ग्रिड का किरदार निभाएंगे। 10-11 व्यक्तिगत जीवन। फ्रॉस्ट साथी अभिनेता साइमन पेग के सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने 6 फिल्मों में एक साथ काम किया है। 2005 के एक साक्षात्कार में फ्रॉस्ट ने कहा कि उनका पालनपोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ था, लेकिन अब वे नास्तिक हैं। 12 फ्रॉस्ट ह्यूमनिस्ट यूके के संरक्षक हैं। 7 वे वेस्ट हैम यूनाइटेड और इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के समर्थक हैं। साथ ही एक रग्बी खिलाड़ी भी हैं, जो पहले बार्किंग RFC के लिए खेलते थे। 13 फ्रॉस्ट अपनी आधी स्वीडिश पत्नी, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव मारियांगेला 14 के साथ सेंट मार्गरेट्स, लंदन में रहते थे। 15 उन्होंने 2008 में शादी की। वह पहले फिंसबरी पार्क में रहते थे। 16 जो शॉन ऑफ द डेड के फिल्मांकन स्थानों में से एक था। 22 जून 2011 को मारियांगेला ने दंपति के बेटे को जन्म दिया। वे 2013 में अलग हो गए। 2 17 और बाद में तलाक हो गया। 18 अक्टूबर 2015 में फ्रॉस्ट ने ट्रुथ्स, हाफ ट्रुथ्स एंड लिटिल व्हाइट लाइज, होडर एंड स्टॉटन नामक एक संस्मरण जारी किया, जिसमें 30 वर्ष की आयु तक के उनके जीवन का विवरण दिया गया है। जूलियन डेनिसन, जन्म 26 अक्टूबर 2002, न्यूजीलैंड के एक अभिनेता हैं। उन्होंने 2013 की फिल्म शॉपिंग में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का इंग्लिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार मिला। 2-3 उन्हें हंट फॉर द वाइल्डर पीपल 2016 में रिकी बेकर, जो इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली न्यूजीलैंड की फिल्म है, डेडपूल 2 2018 में रसेल, फायरफिस्ट, कोलिंस और द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2 में बेल्सनिकेल के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2021 में गॉडजिला बनाम कांग 4 में जोश वेलेंटाइन की भूमिका भी निभाई और फिल्म उप्रोअर 2023 में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 5 जीवन और कैरियर। डेनिसन का जन्म और पालनपोषण लोअर हट, न्यूजीलैंड में हुआ था। वह 4 बच्चों के परिवार में तीसरे हैं और उनका एक जुड़वां भाई है, जिसका नाम क्रिश्चियन है। जूलियन माओरी वंश का है और तैनुई आदिवासी संघ का हिस्सा, नगाती होआइवी जनजाति का सदस्य है। डेनिसन की मां माबेले डेनिसन एक अभिनेत्री हैं। 6 उन्होंने नेने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पहली बार ऑडिशन दिया और उन्हें 2013 की फिल्म शॉपिंग में पहला हिस्सा मिला। 7 फिर उन्हें ऑस्ट्रेलियाई फिल्म पेपर प्लेन्स 2015 में कास्ट किया गया। बाद में उन्होंने अपर हट में हट इंटरनेशनल बॉयज स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित। डेनिसन ने अभिनय जारी रखा और उन्हें ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग को हतोत्साहित करने के लिए एनजेड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के विज्ञापन में भूमिका दी गई। सार्वजनिक सेवा घोषणा, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरनेट सनसनी बन गई। 8 का निर्देशन ताइका वेट्टी ने किया था, जिन्होंने बाद में डेनिसन को ऑडिशन की आवश्यकता के बिना अपनी फिल्म हंट फॉर द वाइल्डर पीपल 2016
में अभिनय करने के लिए कहा। यह फिल्म न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुई। डेनिसन ने 2018 की फिल्म डेडपूल 2 में रसेल कॉलिंस बटा फायरफिस्ट की भूमिका निभाई। उन्हें उनके वाइल्डर पीपल प्रदर्शन और डेडपूल के फिल्म निर्माताओं के साथ वेट्टी की दोस्ती के कारण कास्ट किया गया था। 9/10/2020 में डेनिसन ने द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2 में सह-अभिनय किया, जिसमें बेल्सनिकेल का चित्रण किया और उनके योगिनी रूप को भी आवाज दी, और 2021 में राक्षस सीक्वल गॉडजिला बनाम कांग में उनकी एक बड़ी सहायक भूमिका थी। 11/4/2023 में उन्हें 24 फिल्म Y2K में कास्ट किया गया। 12 डेनिसन ने 2023 में फिल्म उप्र में जोश वाका की मुख्य भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन की द एज द्वारा सराहनीय संयम के लिए प्रशंसा की गई। 5 द पोस्ट के लिए एक साक्षात्कार में डेनिसन ने कहा कि उप्र में उनकी मुख्य भूमिका तब थी जब मुझे लगा कि मैं अपनी आवाज पा रहा हूँ। 13 जनवरी 2024 में डेनिसन को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक में फिशलेग्स इंगरमैन की भूमिका निभाने की घोषणा की गई। एरी डेविड ट्रेवाल्डविन, जन्म 14 फरवरी 1994, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक हैं। 2-3 जो द बबल और 10% में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जो कॉल माई एजेंट का अंग्रेजी रीमेक है। 4-5 आजीविका। ट्रेवाल्डविन ने अपने करियर की शुरुआत ऑनलाइन कॉमेडी वीडियो पोस्ट करके की, जिसमें कई तरह के अलग अलग किरदार निभाए। मार्च 2022 में द बबल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिसमें ट्रेवाल्डविन ने गुंथर की भूमिका निभाई। 6-7-8-9 अप्रैल 2022 में ट्रेवाल्डविन ने 10% में ओली रोजर्स की भूमिका निभाई, जो फ्रेंच कॉल माई एजेंट का अंग्रेजी रीमेक है। 10 इस सीरीज का प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को अमेजन प्राइम पर हुआ। 11 उसी महीने चैनल 4 ने घोषणा की कि ट्रेवाल्डविन बिली में लिखेंगे और अभिनय करेंगे। 12 यह एपिसोड 6 मई 2022 को रिलीज किया गया था। 13 फरवरी 2023 में ट्रेवाल्डविन उस वर्ष के कास्टिंग डायरेक्टर गिल्ड कास्टिंग अवार्ड्स में अतिथि प्रस्तुतकर्ता थे। 14 ट्रेवाल्डविन स्वीट सू में काम करने वाली है, जो वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है और जिसमें मैगी ओनील, टोनी पिट्स और हन्ना वाल्टर्स मुख्य भूमिका में हैं। 15-16 जनवरी 2024 में ट्रेवाल्डविन को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रीमेक में टफन थॉर्स्टन को चित्रित करने की घोषणा की गई थी। मई 2024 में उन्होंने बीबीसी कॉमेडी द आउटलॉज की तीसरी श्रृंखला के 4 एपिसोड में स्टेन के रूप में अभिनय किया। 17 जुलाई 2024 में ट्रेवाल्डविन का द एकोलाइट का एपिसोड प्रसारित हुआ। उन्होंने जेडी मोग अदाना को चित्रित किया। ब्रॉनविन जेम्स, जन्म 24 जुलाई 1994, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्हें पीरियड ड्रामा हार्लोट्स 2017 से 2019 में फैनी और म्यूजिकल फिल्म विकेड 2024 में शेनशेन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। शिक्षा। जेम्स ने वेस्ट यॉर्कशायर के वेकफील्ड में एक प्रदर्शन कला स्कूल कपा कॉलेज में पढ़ाई की। 2015 में जेम्स ने एकेडमी ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड आर्ट्स 2 से अभिनय में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 3 आजीविका। 2015 में जेम्स ने मार्टिन मैकडोनाग के नाटक है एंगरमैन में शर्ली की भूमिका निभाकर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। 4 जेम्स ने 2017 से 2019 तक ITV एंकोर सीरीज हार्लोट्स में फैनी लैम्बर्ट के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 3-5 उन्होंने डैनियल कोकोटाजलो द्वारा निर्देशित 2017 के नाटक एपोस्टेसी में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2018 से 2020 तक जेम्स फिल्म पीटरलू और टेलीविजन श्रृंखला द ABC मर्डर्स, सैंडीलैंड्स, घोस्ट्स, आउटलैंडर और कॉल द मिडवाइफ में दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता। 2019 में जेम्स ने ITV क्राइम ड्रामा वाइल्ड बिल में रॉब लोव के साथ भी अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म भूमिकाएं 2021 की पीरियड ड्रामा द डिग और द कलर रूम में थीं। 2022 और 2023 में क्रमशः चीटर्स और लॉकवुड एंड कंपनी में उनकी आवर्ती भूमिकाएं थीं। उद्धरण की आवश्यकता। दिसंबर 2022 में
जेम्स को स्टीफन श्वार्ट्ज के संगीत में विकेड के फिल्म रूपांतरण में ग्लिंडा की दोस्त शेनशेन के रूप में लिया गया। 6-7 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि वह हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन रूपांतरण में रफंट थॉर्स्टन की भूमिका निभाएंगी। यह फिल्म 13 जून 2025 को रिलीज होगी। 8 व्यक्तिगत जीवन 2023 में जेम्स ने कैथरीन एलिस से शादी की। 9 जो यॉर्कशायर स्थित गैर-लाभकारी हार्ट्स कलेक्टिव की संस्थापक हैं, जो कला में सुलभता को बढ़ावा देती है। रूथ कॉर्ड जन्म 13 जून 1996, एक आयरिश अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज द मिडनाइट क्लब 2022 में आन्या और नेटफ्लिक्स हॉरर मिनिसीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर 2023 में जूनो उशर के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। आजीविका कोविड-19 महामारी से पहले कॉर्ड एक पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट और नाई थीं। 1-2 नाई की नौकरी खोने के बाद 3 उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। 1 साल के भीतर उनके 6,72,000 से अधिक अनुयायी और 20.5 मिलियन लाइक्स थे। 4 उनकी टिकटॉक सामग्री कॉमेडी नन वीडियो के साथ शुरू हुई। 1 लेकिन बाद में विकलांगता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया। 2 कॉर्ड को नेटफ्लिक्स मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज द मिडनाइट क्लब की कास्टिंग टीम ने टिकटॉक के जरिए खोजा था। 5 हालांकि शो में कास्ट होने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। 3 अन्या के रूप में कास्ट होने से पहले उन्हें कोई पेशेवर अभिनय का अनुभव नहीं था। 6 सीरीज का प्रीमियर अक्टूबर 2022 में हुआ और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 7 द मिडनाइट क्लब के सहनिर्माता और शोरनर माइक फ्लैंगन ने अपनी अगली नेटफ्लिक्स हॉरर मिनिसीरीज द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर में जूनो उशर के रूप में अभिनय करने के लिए कॉर्ड को कास्ट किया, जिसे अक्टूबर 2023 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 4 इसके अलावा 2023 में उन्होंने शूडर एंथोलॉजी हॉरर सीरीज क्रीपशो के एक एपिसोड में कैसेंड्रा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। जनवरी 2024 में कॉर्ड ब्रिटिश कुकिंग प्रतियोगिता सीरीज सेलेब कुकिंग स्कूल में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दीं, जहां वे तीसरे स्थान पर रहीं। मार्च 2024 में उन्होंने आयरिश कॉमेडी ड्रामा सीरीज द ड्राई में बीबी के रूप में एक आवर्ती अतिथि भूमिका निभाई। उसी महीने कॉर्ड को एक्शन फंतासी फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में फ्लेग्मा के रूप में कास्ट किया गया, जो उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत थी। 1 व्यक्तिगत जीवन कॉर्ड वेक्सफोर्ड, आयरलैंड से हैं। 8 जब वह 15 साल की थी तो फुटबॉल खेलते समय उसके पैर में गंभीर चोट लग गई थी। 9 23 साल की उम्र में कॉर्ड के पिछले पैर की चोट की जटिलताओं के कारण उसके दाहिने पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा था। पीटर सिजमन सेराफिनोविच, बटात SR, FNWT बटा ACRR, फीन WITCH, उद्धरण वांछित, जन्म 10 जुलाई 1972, एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उनकी फिल्म भूमिकाओं में स्टार वार्स, एपिसोड I, द फैंटम मेस 1999 में डार्थ मॉल की आवाज, शॉन ऑफ द डेड 2004 में पीट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में गार्थन साल, सिंग 2016 और सिंग 2 2021 में बिग डैडी की आवाज और जॉन विक चैप्टर 2 2017 में द सोमेलियर शामिल हैं। टेलीविजन पर सेराफिनोविच ने कॉमेडी शो लुक अराउंड यू 2002 से 2005 और द पीटर सेराफिनोविच शो 2007 से 2008 बनाए और उनमें अभिनय किया। उन्होंने साउथ पार्क 2006 से 2015 में पात्रों को आवाज दी और एक रचनात्मक सलाहकार के रूप में काम किया। पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2013 से 2015 में एडगर कोविंगटन का किरदार निभाया। डॉक्टर हू 2015 में फिशर किंग की आवाज दी और लाइव एक्शन रूपांतरण सीरीज द टिक 2016 में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में आर्चर, बॉब्स बर्गर, रिक एंड मॉर्टी, द सिम्पसंस, अमेरिकन डैड और व्हाट इफ के दूसरे सीजन जैसी एनिमेटेड सीरीज में पात्रों को आवाज देना शामिल है। सेराफिनोविच ने डार्क सोल्स 2 2014, लिटिल बिग प्लेनेट 3 2014 और डेस एक्स मैनकाइंड डिवाइडेड 2016 जैसे वीडियो गेम में पात्रों को आवाज दी है।
उन्होंने हॉट चिप जैसे एक्ट के लिए संगीत वीडियो भी निर्देशित किए हैं और 2016 में राजनीतिक व्यंग्य वीडियो के लिए वायरल हुए, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो को सैसी आवाज, कॉकनी उच्चारण और पॉश अंग्रेजी उच्चारण के साथ डब किया। प्रारंभिक जीवन। पीटर सिजमन सेराफिनोविच का जन्म 10 जुलाई 1972 को लिवरपूल के गेटेकर उपनगर में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। 1, 2, 3 पोस्ट ऑफिस कर्मी कैथरीन नीगिरी और स्कैफोल्डर सिजमन सेराफिनोविच जूनियर के बेटे। 4 उनके पिता का जन्म और पालनपोषण सरे में एक पोलिश माँ और एक पोलिश बेलारूसी पिता के यहाँ हुआ था और बाद में एक वयस्क के रूप में लिवरपूल चले गए। 4 सेराफिनोविच का एक भाई जेम्स, एक फिल्म निर्माता और एक बहन हेलेन, एक लेखिका है, जिनकी शादी 2004 से 2020 तक आयरिश कॉमेडी लेखक ग्राहम लाइनहान से हुई थी। 5 3 साल की उम्र में सेराफिनोविच अपने परिवार के साथ लिवरपूल के बेलेवेले जिले में चले गए, जहां उन्होंने अवर लेडी ऑफ द असम्पशन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। 6 जब वह 14 वर्ष के थे तब परिवार गेटेकर वापस चला गया और उन्होंने पड़ोसी वुल्टन में सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। 7 बाद में उन्होंने कहा, मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, लेकिन बेलेवेले बहुत उबड़-खाबड़ था। मैं केवल 3 साल का था जब हम वहां चले गए, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि यह बहुत चमकदार दिखता था और यह सब भूदृश्य वाला था। लेकिन यह बहुत गरीब इलाका था और यह बहुत जल्दी ही जर्जर हो गया। गेटेकर को पारंपरिक रूप से लिवरपूल के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में उतना पॉश नहीं था। 6 आजीविका। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। पीटर सेराफिनोविच, समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान स्टोर। अक्टूबर 2017 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सेराफिनोविच ने 1993 में रेडियो एक शो द नॉलेज से अपना प्रसारण शुरू किया, जो संगीत उद्योग के बारे में एक स्पूफ डॉक्यूमेंट्री थी। वहां से उन्होंने रेडियो 4 शो वीक एंडिंग, एरी हिल्स फ्रूट कॉर्नर, ग्रीवस बॉडीली रेडियो, द टू डैनीज और ए होल न्यू बॉल गेम में प्रदर्शन किया। 1 मई 1997 को वे द इलेक्शन नाइट आर्मिस्टिस में मोज बिंगहैम के रूप में दिखाई दिए, जो तत्कालीन छाया चांसलर ऑफ द एक्सचेकर गॉर्डन ब्राउन के काल्पनिक प्रेस सचिव थे, जो राजनेता के समाचार कवरेज पर एक नकली फोन कॉल में बीबीसी के निक रॉबिन्सन को मौखिक रूप से गाली देते हैं। 1998 में वे कॉमेडी नेशन और यू आर हियर में टीवी पर दिखाई दिए। उन्होंने साइमन नाई द्वारा लिखित सिटकॉम हाउ डू यू वांट मी में भी भूमिका निभाई थी। 1999 में उन्होंने चैनल 4 के सिटकॉम स्पेस्ड में कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिसमें उन्होंने नायक टिम बिस्ले, साइमन पेग के दुश्मन डुआने बेंजी की भूमिका निभाई। 2001 में जब यह सीरीज वापस आई तो उन्होंने इसमें एक और कैमियो भूमिका निभाई। 2001 में उन्होंने BBC 2 के सिटकॉम वर्ल्ड ऑफ पब में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने वही किरदार निभाया जो उन्होंने रेडियो 4 पर शो के प्रसारण में निभाया था। वह इंटरनेट सिटकॉम द जंकीज में भी दिखाई दिए। 2002 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लुक अराउंड यू में एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई, जो BBC 2 पर 1970 के दशक के स्कूल विज्ञान कार्यक्रमों के 10 मिनट के स्पूफ की एक श्रृंखला थी। उन्होंने रॉबर्ट पॉपर के साथ मिलकर शो लिखा, जिनसे उनकी मुलाकात स्पेस्ड के सेट पर हुई थी। यह शो 2005 में BBC टीवी शो टुमारोज वर्ल्ड के स्पूफ के रूप में लौटा, जिसमें सेराफिनोविच ने प्रस्तुतकर्ताओं में से एक पीटर पैकार्ड की भूमिका निभाई। 2003 में वे नाई द्वारा लिखित एक अन्य सिटकॉम हार्डवेयर में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने मिलनसार केनी की भूमिका निभाई। उन्होंने 2004 में दूसरी श्रृंखला में इस भूमिका को दोहराया। इसके अलावा 2004 में वे ब्रिटिश रोमांटिक ज़ॉम्बी कॉमेडी शॉन ऑफ द डेड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार शॉन और एड के सख्त फ्लैटमेट पीट की भूमिका निभाई। वे बॉक्सिंग फिल्म द कैल्शियम किड में दिखाई दिए।
दोस्तों ये फाइनली एक तरह से रिलीज़ होने वाली है इस 13 तारीख को हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में, और लगभग इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है, ताबड़तोड़ बुकिंग आई है। और बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट है $150 मिलियन का है, जिसे मूवी हंसते हंसते पार कर लेगी। बाकी आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में।